नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। तो पॉलिटी के पार्ट 2 में हम जैसा कि देख रहे हैं, पार्ट 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी सीरीज थी 22 दिन 22 वीडियो 22 पीडीएफ पैट 2022 के लिए, तो उसका पार्ट 2 का टाइम हो गया है और इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी 50% पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बाकी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 3 तक कंप्लीट हो चुका था। अब भाग 4 की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मतलब भारत में आर्थिक और सामाजिक समता आए और लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। कल्याणकारी राज्य का मतलब है इसमें भेदभाव न्यूनतम हो और सभी के साथ समान बर्ताव हो और सभी को उचित सुविधाएं मिले। यही लक्ष्य होता है कल्याणकारी राज्य का। अब उसमें बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। तो अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु यह शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपने नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना की है, इसलिए हम हमारे मूल अधिकारों का या कुछ भी उल्लंघन हुआ। जैसे मूल अधिकारों के क्षेत्र में अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए आप कानून में नहीं जा सकते हैं। मतलब ये मूलभूत हैं। कानून बनाते समय इन्हें ध्यान रखना होता है कि हमारे इस तरह के कानून बने कि नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से हो, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये कहता है अनुच्छेद 37। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। तो 38 में 38 का जो है वो है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनप्रमाणित हो की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है कहाँ कहाँ? दो ऑप्शन होगा, मल्टीपल करेक्ट में आएगा। तो एक तो है उद्देशिका में और दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों में 38 का। अब 38 खा में आते हैं। तो राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा सुविधाएं और अवसर की समानता समाप्त करने का प्रयास करे असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब सभी को अवसर की समानता देगा विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए समूहों के बीच में भी। और ये कब किसके द्वारा? ये 44वें संशोधन द्वारा लाया गया। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनी नीति के संचालन में किन किन बातों को सुनिश्चित किया जाएगा उसके बारे में है। जैसे स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मतलब स्त्री और पुरुष सभी को समान वेतन और पर्याप्त साधन, ये है अनुच्छेद 39। और समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से संसाधन। मतलब भौतिक संसाधन है या नियंत्रण है उनका इस तरह से दोहन हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का फायदा हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब आर्थिक व्यवस्था ऐसे चले कि ऐसा ना हो कि किसी को फायदा, किसी को नुकसान और किसी का शोषण हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लिख भी दिया है अनुच्छेद 39 के घा में। अब आते हैं गा। तो पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को
ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है, कि मजबूरी में कोई ऐसा व्यवसाय ना करे जो वह नहीं करना या जो उसे नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और कर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा उनका शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो बालकों की भी रक्षा की जाए, उनके शोषण से रक्षा की जाए। अब अनुच्छेद 39 पढ़ा था, 39 का फर्स्ट है। इसमें लिखा है राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 इस बार पैट के एग्जाम में आ रहा है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और ये गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। अनुच्छेद 41 ये है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोउचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 44 आजकल करंट में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य दुधारू पशुओं का वध को रोकेगा, ये है अनुच्छेद 48। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 का कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 का जरूर देखें, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। कैसे याद रखेंगे? 50-50, तो आधा आधा काम। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको 4 का बोलते हैं। और अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान में इनका समावेश कौन सी समिति की अनुशंसा पे किया गया, ये क्वेश्चन आता है। तो वो आंसर है उसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। और किससे? तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर किया गया। इसके तहत 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं जो कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। परंतु 46वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 51 का में खंड 11 जोड़ा गया है और अब हो गई है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। मूल अधिकार कितने हो गए हैं? 6। पहले कितने थे? 7। प्रॉपर्टी का अधिकार हट गया, 300 का में विधिक अधिकार बन गया। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य में। तो पहले इनकी संख्या थी 10, अब हो गई है 11। 51 का में जोड़े गए हैं और ये भाग 4 का में जोड़े गए। इसका मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जैसी कोई भी चीज नहीं थी। ये भी एक क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के पालन, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, उनका सम्मान करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के
आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये किसमें बोला है? नीति निर्देशक तत्वों में। नंबर 6, हमारी नीति निर्देशक तत्वों नहीं, मौलिक कर्तव्यों में बोला गया है, सॉरी। तो अब छठवां देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, मजाक ना उड़ाएं उसका। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 9, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो अधिकार तो सबने पढ़ लिए थे, धार्मिक स्वतंत्रता और आदि इत्यादि, ये तो भी पढ़ो। 9वें नंबर पे क्या लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। जब ये वाला मानेंगे तो वो वाला भी मानने देंगे। अगला 10वें नंबर पे देखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर पढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं था, तो एक लाइन में बता दिया। और जो 11वां है जो बाद में जोड़ा गया, वो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब इस साल का सबसे हॉट टॉपिक, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और भारत में ब्रिटेन की समान संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख होने के कारण भारत का क्या कहा जाता है? प्रथम नागरिक। वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में दी गई है और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जबकि उपराष्ट्रपति में लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्योंकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा इसलिए हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्रपति के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो सीधा सीधा है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं कई लोग, बार बार ध्यान देना कि राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। और राष्ट्रपति की शर्तें क्या है? वह चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, मनोनीत के द्वारा नहीं होता है। कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं के निर्वाचित। राज्य विधान परिषद के ना, राज्य विधान परिषद के एक भी सदस्य नहीं। लोकसभा के मनोनीत ना, राज्यसभा के मनोनीत ना, केवल और केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, 17वें संशोधन के बाद संघ, राज्य, पांडिचेरी, दिल्ली विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे भी निर्वाचित है, कोई भी जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा वो निर्वाचित होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 50 और अनुमोदनकर्ता, तो उतने 50 ही सदस्य अनुमोदनकर्ता होने चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जमानत राशि 15,000 रुपये है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष तो होता ही, डायरेक्ट तो पब्लिक चुनती नहीं है, तो अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का समाधान कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन में गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उस काल में जो राष्ट्रपति काम करेगा उस कार्य को वैध माना जाएगा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अनुसार किसी राज्य की अगर विधानसभा भंग भी हो क्योंकि उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति चुनाव कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 57 के अनुसार व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। आपको राष्ट्रपति बनना है तो 25, 30, 100, 200 जितने बार चाहो राष्ट्रपति के निर्वाचित, बशर्ते अनुमोदक 50 होने चाहिए, प्रस्तावक 50 होने चाहिए। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ व्यक्ति उच्चतम न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। और शपथ में क्या बोलता है? बोलता है कि अपने पद के प्रति वफादार रहेगा, संविधान एवं कानून का पालन एवं रक्षा करेगा, स्वयं को भारत के लोगों की सेवा व कल्याण करने में समर्पित रहेगा। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु व्यवहार में कार्यकाल की समाप्ति के बाद अपने उत्तराधिकारी चुने जाने तक वह पद पर बने रहता है। अपने कार्यकाल के मध्य में भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। देखो, शपथ दिला रहा है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और वो ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम, लेकिन वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, और जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अविलंब देता है, यानी कि तुरंत देता है। अब बात करते हैं महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अभी राज्यसभा में बात करेंगे तो पहले उसको किस में लाएंगे? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उसे राज्यसभा में पहले, लेकिन राष्ट्रपति कंडीशन में दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस बात की लिखित सूचना दे दी जाए। ये भी एक क्वेश्चन है, और जिस पर उस सदन के 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर। इसके बाद बारी बारी से दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित अगर कर दिया जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से हट जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। राष्ट्रपति का पद कितने महीने से अधिक खाली नहीं हो सकता? तो उसका उत्तर है 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रख सकते। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। नहीं, ये चेंज कर लेना, ये गलत लिखा है, ये पुराना डेटा है तो इसको बदल देना। 5 लाख रुपया है और उनका वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये चेंज कर देना, ये चेंज कर देना। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते में कोई भी कमी नहीं की जा सकती, और राष्ट्रपति को वेतन के अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के लिए 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन निर्धारित की गई। ये अभी बढ़ाया इसलिए यहाँ पर 1.5 लाख ऊपर लिखा हुआ था, ये सही है पेंशन 1.5 लाख, लेकिन उधर पे 5 लाख रुपए होगा राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख रुपए होता है। अब राष्ट्रपति को वेतन के अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त हो जाते। अब कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी, तो राष्ट्रपति को सब्सिडी मिल रही, राष्ट्रपति को ये मिल रही, मुझे नहीं है, तो भाई तुम बन जाओ।
तुम्हें मिलने लग गई, उसे हटा देंगे। तो कहीं हम कैसे बन जाए? तो फिर जब इतना टफ है तभी तो मिल रही है। एक ही वैकेंसी आती है तुम्हारे में, तो पढ़ाई में तो कब तब भी ज़्यादा वैकेंसी आ जाती। तो आगे बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। होता क्या है, जब हम वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति की, तो उसमें ऑर्डर देना पड़ता है। मान लो एक कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, अगर एक को ऑर्डर फर्स्ट दिया है तो दूसरे को सेकंड देना। तो पहले राउंड की गणना होती है, फिर सेकंड राउंड की गणना होती है। तो वीवी गिरी में ऐसे जब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सेकंड राउंड, और ऐसे ही। तो वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। ये सब क्वेश्चन है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, और दूसरी बताओ, तो पता ही होगा। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। 10 सेकेंड रुकिए, अधिकार कर्तव्य सारे बताते। तो राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है? आपको पता है, जनता में। ठीक है। तो अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का गठन। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है और जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नियुक्ति संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है, इनके लिए अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको नियुक्त कौन करता है, इसको नियुक्त कौन करता है। तो ये सारी नियुक्ति हमने एक साथ लिख ली। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की उपस्थिति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति जो करेगा वो कौन भी करेगा? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत के राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो हमने बताई थी पिछले वीडियो में, उसके सदस्यों को भी चुनाव करेगा राष्ट्रपति। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों, इनका भी चयन करेगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के 3 सदस्यों और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों, अन्य राजनयिकों आदि। राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। वह अपने द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को पद मुक्त भी कर सकता है। माने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं ये लोग। अब बात करते हैं आयोगों का गठन। तो राष्ट्रपति के राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग, राज्य भाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन करना शामिल। माने कि जितने भी आयोग हैं जो किसी की दशा सुधारने के लिए हैं, उन सब में आयोगों के गठन के लिए कौन? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं सैन्य शक्ति की। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राजनैतिक शक्ति
तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य देशों में भेजे जाने वाले राजदूत अथवा उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही अन्य देशों से भारत में नियुक्त पर आने वाले राजदूतों और उच्चायुक्तों का अनुमोदन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरे के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम पर? राष्ट्रपति के ही नाम पर, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। संसद से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। तो अगर कोई पूछे संसद इक्वल टू, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इस रूप में राष्ट्रपति के कार्य राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने का अधिकार है। ये किसको अधिकार है? ये राष्ट्रपति को अधिकार है। वह लोकसभा में 2 एवं राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्षमादान की तुलना, तो न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संदर्भ में क्षमादान, विराम, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति किसी की सजा को बिल्कुल ही माफ कर सकता है, उसको रोक सकता है और उसको विलंब भी कर सकता है। सब कुछ उनकी जितनी सजा है उसको बहुत कम भी कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति की शक्ति। जहाँ दंड या दंडादेश उन विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए हैं जो ऐसे विषय से संबंधित हैं जिन पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहाँ राष्ट्रपति को प्रयोग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मृत्यु दंड के संदर्भ में सभी शक्तियां प्राप्त हैं। वह दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाएगा। कौन? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता संयुक्त बैठक की कौन कराएगा? लोकसभा अध्यक्ष। और कौन से अनुच्छेद में? बताना। 108 है ना। वह सदन के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी अनुमति दे देगा या विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए संसद को वापस भेज देता है। यदि संसद द्वारा पुनः विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य। मतलब कोई विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति के साइन होंगे तभी तो वह कानून बनेगा। लेकिन कोई विधेयक है और वह पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज रहा है और संसद ने फिर उसके पास राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो इस बार राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। एक बार लौटा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल को जितना भी दंड है उनके लघुकरण की शक्तियां इतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं हैं, मृत्यु दंडादेश को छोड़कर इन विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए जो ऐसे विषयों से संबंधित है जिन पर राज्य की कार्यपालिका को राष्ट्रपति के समान शक्तियां प्राप्त। अगर मृत्यु दंड को क्षमा करना हो तो वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। क्या राज्यपाल राज्यों के कर सकते हैं? जी नहीं। मृत्यु दंडादेश की स्थिति में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं और राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। निम्न विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। देख लो कौन कौन से विधेयक हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक। जब सहमति ले ही लिया तो लास्ट में तो राष्ट्रपति को साइन करनी ही होंगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि भैया आप सही तो सहमति लेके गए थे, तब क्यों दी। तो कौन कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते? तो वह है व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई विधेयक। नंबर 2 धन विधेयक। नंबर 3 भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। नंबर 4 संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। और नंबर 5 जिस कराधान में राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक। नंबर 6 नए राज्यों का निर्माण करने या विद्यमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक। नंबर 8 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। और इसमें इसके तहत राष्ट्रपति विश्रांति काल में अध्यादेश, मतलब जब सदन का सत्र ना चल रहा हो, और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल कितने दिन तक रहता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तो ये अध्यादेश क्या हो जाता है? प्रभावहीन, कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की है।
लेकिन राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जेबी वीटो का प्रयोग करता है। इसके तहत एक राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को ना तो अनुमति दे और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया। मतलब ना तो बोल रहा कि हम वापस भेजेंगे और ना ये कह रहा कि हम अनुमति देंगे, जेब में डाल लिया चुपचाप और मट्ठा पी के सो गया वाली सिस्टम। अब आते हैं अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहे ज्ञान दे दो लेकिन इतना ही देना, मतलब खूब दे दो, बाध्य नहीं है। अच्छा लगेगा तो हम आपका ज्ञान ले लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायालय कहता है कि न्यायाधीश में परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो अपनी ऐसी तैसी समझाओ। और न्यायाधीश भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करें क्षमादान की शक्ति की, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की। क्षमा का मतलब है दंड से मुक्ति प्रदान करना, और प्रतिलंबन का तात्पर्य विधि द्वारा वेद दंड के स्थायी स्थगन से है, मतलब जो दिया उसको बिल्कुल समाप्त। और परिहार के अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाना है। जैसे आजीवन कारावास है और आजीवन कारावास भी शारीरिक श्रम है, तो परिवर्तन प्रकृति में नहीं हुआ है लेकिन उसकी मात्रा में कम हो। या फिर कारावास, ये तो प्रकृति में परिवर्तन हो गया। और मान लीजिए किसी को कारावास हुई है और कारावास को कम कर दें और सजा वही रहे कि जितनी सश्रम थी या जो थी, तो अब आपके क्या हुआ है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उस दंड की मात्रा कम हो गई। और लघुकरण का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। ये ध्यान रखना। परिहार में क्या होगा कि दंड की ये देखिए, परिहार में क्या हो रहा है कि दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बस, और दंड की मात्रा को कम कर दिया जाए। और लघुकरण में क्या है कि दंड की प्रकृति ही बदल देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, लघुकरण मतलब दंड की प्रवृत्ति ही बदल देंगे। अब बात करें आपातकालीन शक्तियों की, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात घोषित करने की। अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहां आपातकाल घोषित करने की। अनुच्छेद 356। और नंबर 3, वित्तीय आपातकाल घोषित करने की। अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कौन से मिले हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद के किसी कर्तव्य के निर्वहन तथा शक्तियों के प्रयोग में किए जाने वाले किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। साथ ही जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तो उसके विरुद्ध कोई दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये ध्यान रखना है कि दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। आगे देखिए, 42वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, ठीक है। किंतु 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। अब बात करें कि राष्ट्रपति की सुरक्षा दस्ते का अमर वाक्य है, वो है भारत माता की जय। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी का अगला पार्ट जल्द आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।